लास्ट वीडियो में हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। तो उनमें 4 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहला सनलाइट क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये सारी चीज़ें फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म को होने के लिए ज़रूरी हैं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस का न्यूट्रिशन चैप्टर, और उस न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लांट न्यूट्रिशन, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले बच्चों ये समझना जरूरी है कि साइट क्या होता है। साइट वो जगह होती है जहां पे कोई चीज हो रही है, यानी कि द प्लेस एट विच समथिंग इज हैपन। सो हियर व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? साइट का मतलब है ऐसी जगह जहां पे फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन या मैकेनिज्म हो रहा है, तो वो जगह इज नोन एज साइट। सो द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन प्लास्टिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है? ग्रीन प्लास्टिड्स। ग्रीन प्लास्टिड का मतलब है क्लोरोप्लास्ट। सो अगर एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। अगर आ जाए कि सेल ऑर्गेनल जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दैट इज ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। जैसे हमारे घर में जहां पे खाना बनता है, दैट इज आवर किचन। सेम इन दिस मैनर प्लांट की बॉडी में जहां पे फूड प्रिपेयर हो रहा है, दैट इज द किचन। तो फूड कहां पे प्रिपेयर हो रहा है प्लांट की बॉडी में? दैट इज इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल। इन ग्रीन टिश्यूज इनसाइड द लीव्स एंड द यंग स्टेम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस प्लांट की बॉडी में कहाँ पे होता है, तो प्लांट की बॉडी में ग्रीन प्लास्टिड जहाँ पे है, यानी कि प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रीन कलर का हमें दिखाई देता है, इधर लीव्स और द ग्रीन स्टेम, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अगर ग्रीन पार्ट है तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे। तो प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट। जब आप विब्योर के बारे में पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, दे रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर लाइट। ग्रीन कलर लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से प्लांट अपीयर ग्रीन इन कलर। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि विब्योर में प्लांट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज ब्लू, वॉयलेट, यहाँ पे एंड रेड ऑल्सो। तो 3 लाइट हमें ध्यान रखनी है, और कौन सी रिफ्लेक्ट करते हैं हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि 1 मार्क में कई बार पूछा जाता है। तो विब्योर में plants reflect green color light, that's why they appear green in color. They absorbed violet light, blue light as well as red color light. और जो red color wavelength light, हम कई बार यहाँ पे एक टर्म और यूज कर लेते हैं wavelength, क्योंकि जब हम लाइट को मेजर करते हैं तो wavelength में मेजर करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि blue, red and violet. अब यहाँ पे अगर हम लीफ का सेक्शन काटते हैं और उस सेक्शन को हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें वो लीफ कैसी नजर आती है? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट लीफ। जब हम लीफ की एंटायर लेंथ को देखते हैं तो एंटायर लेंथ में सबसे ऊपर हमें नजर आता है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है, और अपर एपिडर्मिस के बाहर होता है क्यूटिकल।
अपर एपिडर्मिस के बाहर होता है क्यूटिकल. व्हाट इज क्यूटिकल? द वैक्सी कोटिंग. लीव्स पे जो वैक्सी कवरिंग होती है दैट इज ऑफ द क्यूटीन, और उसी की लेयर से बनता है क्यूटिकल. तो एपिडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? क्यूटिकल. इसीलिए जब बारिश की बूंदें पत्तियों पे आती है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होती, ड्रॉपलेट्स की तरह इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि जो अपर एपिडर्मिस है उसके ऊपर एक वैक्स की लेयर बनी हुई है और उसी लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल. उसके नीचे होता है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के नीचे बड़ी सेल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स. बहुत सारी मेसोफिल सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं. लोअर पार्ट पे होता है लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस के बीच में अगर मैं बनाऊं यहां पे तो प्रेजेंट है स्टोमेटा, गार्ड सेल्स. दीज आर गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स के बीच में होता है एक पोर जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा या एपर्चर या टाइनी पोर और द स्टोमा और द स्टोमेटा. अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर लीफ के सेक्शन को हम देख रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मेसोफिल सेल. हम बात करें बड़ी सेल की, मेसोफिल सेल. अभी जो मेसोफिल सेल है इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे ओवल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. ये जो बहुत सारे ओवल स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज ओवल स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट क्लोरोप्लास्ट. ये ओवल स्ट्रक्चर क्या है? क्लोरोप्लास्ट. तो हम इसमें से एक क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल लेते हैं. तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने लीफ का सेक्शन काटा. उस लीफ के सेक्शन में हमने मल्टीपल सेल्स देखी कि कौन कौन सी सेल्स हैं. सबसे बाहर क्यूटिकल, उसके अंदर एपिडर्मिस, बीच में बड़ी सेल्स मेसोफिल सेल्स, और अगर हम लोअर पार्ट को देखें तो लोअर एपिडर्मिस के बीच में गार्ड सेल्स और गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमेटल पोर. अब हम यहाँ पे फिलहाल बात करें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की. तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट कि क्लोरोप्लास्ट क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है. When we are talking about the chloroplast, it is double membranous cell organelle. क्लोरोप्लास्ट क्या है? डबल membranous cell organelle है. So here there are two membranes. तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. This is outer membrane. Outer membrane. This one is the inner membrane. Inner membrane. So क्लोरोप्लास्ट को डबल मेम्ब्रेनस क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है. अब यहाँ पे अगर हम क्लोरोप्लास्ट के बाहर से अंदर जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें कुछ स्टैक ऑफ कॉइन्स की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं. पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह. ऐसा लगता है कि बहुत सारे सिक्कों को एक के ऊपर एक क्या कर दिया गया है? अरेंज कर दिया गया. बहुत सारे सिक्कों का पाइल, यानी कि एक के ऊपर एक सिक्का क्या कर दिया? अरेंज कर दिया है. सो दीज पाइल्स ऑफ कॉइन्स आर नथिंग बट ग्रैना और ग्रैनम. अगर एक है तो ग्रैनम, बहुत सारे हैं तो ग्रैना. So here I draw two granas. पूरे को ग्रैना बोला गया है और इसकी जो सिंगल यूनिट है दैट इज थाइलाकॉइड. तो अगर इसमें से हम एक को पहचाने, एक को अगर हाईलाइट करके देखें, सो द सिंगल वन इज थाइलाकॉइड. What is thylakoid? The structural and the functional unit of the chloroplast. So हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं chloroplast. What is chloroplast? Kitchen of the cell, double membranous cell organelle. It is having outer membrane, having inner membrane, and inside the chloroplast there are a piles of coin, and these piles of coins are nothing but grana.
and a single structure, that is thylakoid. And what is thylakoid? The structural and the functional unit of the chloroplast. अब अगर हम देखें कि जहां पे ग्रेना प्रेजेंट है, ये जो पूरा एरिया है जहां पे ग्रेना प्रेजेंट है, दिस पार्ट इज नोन एज स्ट्रोमा. दिस पार्ट इज नोन एज स्ट्रोमा. जहां पे ग्रेना या ग्रेनम प्रेजेंट है वो एरिया क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा. अब यहां पे हमने दो चीजें देखी, एक हमने देखा स्ट्रोमा, एक हमने देखा ग्रेना और द थाइलाकॉइड. इसके साथ साथ और क्या चीजें हो सकती हैं? हियर इन द क्लोरोप्लास्ट द सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट. सो दिस इज द सर्कुलर डीएनए. As well as here RNA is also present. So this is RNA. And here if we are talking about the chloroplast is able to synthesize its own protein. तो प्रोटीन किसकी सहायता से बनेंगे? राइबोसोम्स की सहायता से बनेंगे. तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स भी प्रेजेंट हैं. राइबोसोम्स. और अगर थोड़ा सा आपको 9th क्लास याद है तो हम ये बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें जो राइबोसोम की यूनिट होती है दैट इज 70S. 70S राइबोसोम्स किस किस में होता है? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है. इसी के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम भी कैसा होता है? 70S होता है. अब अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए है, अपना खुद का आरएनए है, इसके पास इसके खुद के राइबोसोम है. तो इसी कारण से हम क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल. ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेमी ऑटोनॉमस है. सेमी का मतलब है कि इसे न्यूक्लियस से परमिशन लेनी पड़ेगी अपना काम करने के लिए. जो भी सेल के पास न्यूक्लियस होगा उसकी परमिशन से ये काम करेगा. सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है एक क्लोरोप्लास्ट 2 क्लोरोप्लास्ट में डिवाइड हो जाएगा. सो इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग. अगर कोई ऑर्गेनल सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो उसके पास 3 चीजें होनी जरूरी है. डीएनए होना जरूरी है खुद का, आरएनए होना जरूरी है खुद का, और खुद के राइबोसोम्स होना जरूरी है. तो ये तो बात हो गई क्लोरोप्लास्ट के बारे में. अब हम जब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? क्लोरोप्लास्ट किस लिए जरूरी है? तो यहाँ पे हम आगे जाके बात करेंगे डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन की. तो जब हम स्ट्रोमा की बात करेंगे तो स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन एंड द थाइलाकॉइड और द ग्रेना और द ग्रेनम इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन. तो जब भी हम ये चीज डिस्कस करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है प्लांट में और डार्क रिएक्शन प्लांट में कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्क मार्क में या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, व्हाट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन. ऑल्दो इन दोनों को मिला के फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बनता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. और इसी में हम डार्क और लाइट रिएक्शन के बारे में आगे बढ़ेंगे. सो हियर द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को हम डिस्कस कर रहे हैं. जब हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले बच्चों हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, लेबल्ड इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स व्हेन दे रिएक्ट, because the photosynthesis is anabolic reaction in which 2 small molecules join together form one large molecule and oxygen is released in this reaction. ये चीज हम पढ़ चुके हैं. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो यहाँ पे बनता है
ग्लूकोज, और वाटर रिलीज होता है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस का एक नॉर्मल इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें, तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को देखें, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दो में डिवाइडेड है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि लाइट रिएक्शन पहले होता है या डार्क रिएक्शन पहले होता है, तो हमेशा याद रखना है लाइट रिएक्शन पहले होगा और लाइट रिएक्शन के होने के बाद ही डार्क रिएक्शन होगा। ऐसा क्यों होगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब अगर इक्वेशन वाइज देखा जाए तो हमें यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि अगर वाटर टूट रहा है तो वाटर के टूटने से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। वाटर के टूटने से क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो जब पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, इसी को ही कहा जाएगा लाइट रिएक्शन। तो ये तो पहली चीज हो गई लाइट रिएक्शन के बारे में। अगर हम नॉर्मली इक्वेशन से समझें तो केवल आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, इसमें वाटर, ऑक्सीजन। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन का सोर्स क्या है फोटोसिंथेसिस में, तो ऑक्सीजन का सोर्स है वाटर मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। तो डार्क रिएक्शन को अगर हम देखें तो पानी के अलावा यहाँ पे क्या बचा, पानी के अलावा रिएक्टेंट में क्या बचा, ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, क्योंकि हम केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज रिएक्टेंट, ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बन रहा है। तो सिंपल सा अगर हम इक्वेशन से देखें तो हमें पता चल रहा है कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये बातें हमें याद रखनी है, इक्वेशन से सिंपल सा है, भूलेंगे नहीं इस चीज को, क्योंकि हमें केवल इक्वेशन याद रखनी है और इक्वेशन में वाटर से एरो पहुंचाना है ऑक्सीजन पे और कार्बन डाइऑक्साइड से एरो पहुंचाना है ग्लूकोज पे। अब होता क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट रिएक्शन को। तो जो लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन इज लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सिंपल सा कहने का मतलब है कि लाइट के प्रेजेंस में होगा, लाइट के प्रेजेंस में होने वाला रिएक्शन दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट बात फॉर द लाइट रिएक्शन। दूसरा, व्हाट इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन। इस लाइट रिएक्शन की होने की साइट क्या है, दैट इज थाइलाकॉइड और ग्रेना। इसकी साइट है थाइलाकॉइड और ग्रेना। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की जाएं फॉर द लाइट रिएक्शन, तो यहां पे हम दो मेन चीजें डिस्कस करेंगे। लाइट रिएक्शन में दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज photolysis of water molecule। photolysis of water molecule, इसको हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। और सेकेंड स्टेप है जनरेशन ऑफ assimilatory power। जनरेशन ऑफ assimilatory पावर, एसिमिलेटरी पावर का बनना और फोटोलाइसिस होना लाइट रिएक्शन की दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सो हम इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फोटोलाइसिस को समझें कि फोटोलाइसिस होता क्या है।
फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। सो कुछ भी रटना नहीं है, सिंपल सा हर चीज लिखी हुई है। हम क्या बोलेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, breakdown of water molecule in the presence of light is known as photolysis। पानी का टूटना लाइट की प्रेजेंस में, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना लाइट की प्रेजेंस में इज नोन एज फोटोलाइसिस। तो यहां पे हम वाटर मॉलिक्यूल लिख लेते हैं। जब ये स्प्लिट होता है, जब इसका ब्रेकडाउन होता है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, एज वेल एज ऑक्सीजन जनरेट होती है। और हमने इक्वेशन में पढ़ा है कि वाटर ही ऑक्सीजन का सोर्स है। तो अगर हम देखें कि फोटोलाइसिस हुआ क्यों, जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, सो आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्लांट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ही प्लांट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब होने के बाद सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज फोटोलाइसिस। जैसे ही फोटोलाइसिस होता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी एक्साइट हो जाते हैं। इसकी डिटेलिंग आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है, ये उसका बेसिक है। तो जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब की जाती है तो प्लांट की बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है वो टूट जाता है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है, हाइड्रोजन बनता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो हमें ये पता चल गया कि ऑक्सीजन का सोर्स वाटर है। अब दूसरा क्या होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो होना चाहिए, जो डार्क रिएक्शन के भी काम में आएगा, दैट इज जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एनिमल्स उसी केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं। तो अब केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में बनेगी? दैट इज एसिमिलेटरी पावर। तो ये बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH2। ATP is adenosine triphosphate and what is NADPH2? Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen। इसकी हम एनलार्ज जो फॉर्म है उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको रटने की। सिंपल सा आप ये ध्यान रखें कि एटीपी एक एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। उसी तरीके से NADPH2 भी एनर्जी का एक फॉर्म है। तो प्लांट ने क्या किया? सोलर एनर्जी को ट्रैप किया और ट्रैप करके उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में। तो हम ये कह सकते हैं ये है केमिकल एनर्जी, और यही केमिकल एनर्जी आगे डार्क रिएक्शन के काम में आने वाली है। तो अगर बच्चों को क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन? सो द लाइट रिएक्शन इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इट occurs in the thylakoid or the grana part, as well as the two main steps occurs in the light reaction. First one is the photolysis of the water molecule। पानी का टूटना लाइट की प्रेजेंस में। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, तो एनर्जी जो है वो बनेगी, बट किस फॉर्म में बनेगी? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में बनेगी, ये ध्यान रखना है। और केमिकल एनर्जी के फॉर्म क्या है? एटीपी और NADPH2। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले क्या होगा अगर ATP और NADPH2 ना बने, तो अगर ATP और NADPH2 नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए एसिमिलेटरी पावर का बनना, एनर्जी का बनना, पावर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी का बनना जरूरी है डार्क रिएक्शन के लिए।
सो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसको हम पढ़ लेते हैं. Absorption of light energy by chlorophyll. Chlorophyll is the green pigment which is present in the green part of the plant that absorb the light energy. अब conversion of light energy into chemical energy हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से light energy को convert किया गया chemical energy में, and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen को भी हम discuss कर चुके हैं. अब क्या होता है, जैसे ही एसिमिलेटरी पावर बन जाती है ATP एंड NADPH2 बन जाता है, तो ये डार्क रिएक्शन के काम में आएगा. तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन. जब वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हुई थी, H2O की स्प्लिटिंग हुई थी, तो इसके स्प्लिट होने से 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हुए थे. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, दिस हाइड्रोजन रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंथेसाइज ग्लूकोज. तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, the reduction of carbon dioxide or the fixation of carbon dioxide into glucose or carbohydrate is known as dark reaction. तो इसको हम बना के देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. So dark reaction में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड get fixed into carbohydrate. क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड एंड रिड्यूस, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज और carbohydrate is dark reaction. So what is adding here, dark reaction. Dark reaction. अगर आपसे कोई पूछ ले कि what is dark reaction, is it depends on light? No, ये लाइट पे डिपेंड नहीं है. तो हम ये कह सकते हैं लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, पहली इंपॉर्टेंट चीज. दूसरी, द साइट इज स्ट्रोमा. अगर प्लांट बॉडी भी है तो नेचुरली स्ट्रोमा हो, ग्रेना हो, कोई भी जगह हो, वहां पे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और एंजाइम ही किसी रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे. तो लाइट रिएक्शन के जो एंजाइम्स हैं वो नेचुरली थाइलाकॉइड के पास हैं, और डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम्स हैं वो स्ट्रोमा के पास हैं. तो स्ट्रोमा के लिए जरूरी है डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करना और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन या रिडक्शन करना ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स में. और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसी ड्यूरेशन में यूज की जाती है एटीपी एंड NADPH2. ATP एंड NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन में केमिकल एनर्जी की तरह बनी थी. सो व्हाट इज रिटन हियर, हाइड्रोजन रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिंथेसाइज ग्लूकोज, or the reduction of carbon dioxide into carbohydrate is known as dark reaction. NCERT ने बिल्कुल भी इन दोनों रिएक्शन को सेपरेट करके नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन आ जाता है. सो इसी चीज को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लाइट और डार्क रिएक्शन एक दूसरे से अलग है बट एक दूसरे पे निर्भर है.